जय हिंद, सभी को नमस्कार। तो अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे, राजस्थान इतिहास में चौहान वंश। ठीक है। और मैं थाना जो शायद परमार वंश कराओ, तो एक थोड़ी गलती होगी, उसका सुधार करो। ठीक है। देखो, मैंने लिखा है भारत और चीन युद्ध। भारत चीन युद्ध। भारत और चीन का युद्ध जो वो कब होता है? भारत और चीन का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1962। क्या मैंने यही लिखा था? 65 शायद बोला गया है ना। और भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ? 1971 में। ठीक है। ये थोड़ा देख लेना, अगर मैंने उस समय थोड़ा वो बता दिया हो तो ये त्रुटि है, ये सुधार कर लेना इसका। अब अपन जो बात करेंगे वो चौहान वंश की। चौहान वंश में कल हमने जो अंतिम शासक पढ़ा वो पढ़ा अर्नोराज। पहले एक बार मैं पूरा कंप्लीट चौहान वंश का इतिहास बता रहा हूं। सबसे पहला राजा बताओ, वासुदेव चौहान। वासुदेव के बाद शासक कौन बना? मेन मेन बोलो, दुर्लभ राज को छोड़ो। गुवक। गुवक के बाद चंदन राज। और चंदन राज के बाद विग्रह राज द्वितीय। और विग्रह राज सेकंड के बाद पृथ्वीराज प्रथम। ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद बोलो अजय राज। उसके बाद अजय राज के बाद मैंने आपको कल पढ़ाया अर्नोराज। इतना चौहान मैंने पढ़ा दिए थे आपको, है ना। अब देखो अपने को कौन कौन से शासक और पढ़ने हैं इसके बाद। अजमेर के चौहान कंप्लीट हो जाएंगे। अर्नोराज के बाद हमें जो शासक पढ़ना है आज वो पढ़ेंगे विग्रह राज। विग्रह राज ये फोर्थ है, चतुर्थ। इसे विसल देव के नाम से भी जानते हैं। विग्रह राज के बाद अगर हम राजा पढ़ें तो उसका नाम है पृथ्वीराज द्वितीय। वो फर्स्टम था, ये द्वितीय आ गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये प्रश्न, ये आ सकता है कि विग्रह राज चतुर्थ के बाद शासक कौन बना था। तो विग्रह राज ये फोर्थ है, इसके बाद जो राजा बने थे वो पृथ्वीराज द्वितीय। पृथ्वीराज द्वितीय के बाद जो शासक बना वो था सोमेश्वर। कौन सा चौहान? सोमेश्वर। और इसी सोमेश्वर का बेटा था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। वास्तव में क्या साहसी शासक था। पढ़ेंगे अपने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को। पूरा इतिहास आपने अभी तक स्कूल में जो पढ़ा है उससे कहीं हटके पढ़ेंगे अपने इसको। ठीक है। आज हम मान लेते हैं कि अगर ये तीन टॉपिक, ये तीन शासक पूरे हो गए ना, तो आज की क्लास में फिर अपना पृथ्वीराज एक रह जाएगा, वो लास्ट वाली क्लास में देख लेंगे। चलो करें शुरू आज। तब आज अपने जो है अजमेर के चौहान पढ़ रहे हैं। सारे डी लगाओ, अजमेर के चौहान। आज शायद अजमेर वालों की दूसरी क्लास है ना। अजमेर के चौहान में हम जो शासक पढ़ रहे हैं, बोलो उस राजा का नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ, या इसे आप बोल सकते हो बीसल देव। विसल देव के नाम से जाना जाता है। उस राजा का नाम क्या है? विग्रह राज चतुर्थ। देखो, ज्याणक ने इसे उपाधि दी थी कवि बांधव। ज्याणक ने क्या उपाधि दी थी? कवि बांधव। उपाधि लिखो इसकी, उपाधि कवि बांधव। ये प्रश्न आता है एग्जाम में। कटी बंधु भी कहा जाता है। कवि बांधव और कटी बंधु की उपाधि जो दी थी वो किस व्यक्ति ने, याद रख लेना। थोड़ा नाम रखो तो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। ज्याणक ने दी। अब आपको एक बात याद रखनी है। एक अंग्रेज था जिसका नाम था किल हॉर्न। किल हॉर्न कहता कि भाई साहब ये व्यक्ति बहुत विद्वान व्यक्ति है, राजा के साथ शासक का रोल जो है वो निभा रहा ही है, उसके साथ साथ ये बहुत खतरनाक साहित्यकार भी है। इसलिए इसने कहा कि ये जो है वह, किल हॉर्न ने जो कहा था वो कहा था कि ये कालिदास, कालिदास जो है, या एक और है भवभूति। भवभूति, भवभूति, ये इनकी ओर करता है। मैंने कालिदास की कहानी बताई थी ना आपकी, कितना महान कवि था।
और इसका अंत एक महिला के कारण हुआ था, क्योंकि इसकी पत्नी से इसको श्राप मिला हुआ था कि तेरा अंत जो होगा वो महिला के कारण ही होगा। वो कहानी मैंने पूरी बताई हुई है। राजस्थान इतिहास की कंप्लीट क्लासेज आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, क्योंकि मैंने ये क्लासे मैंने कहा था ना ऐप की क्लास है, ये यूट्यूब पर भी आपने दे देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, एक सब्जेक्ट जो है मैं राजस्थान इतिहास पूरा आपको बिल्कुल यूट्यूब पर पढ़ाऊंगा, ये कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद जियोग्राफी भी पूरी उम्मीद है मैं पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं कि गुरुजी जियोग्राफी के साथ कराओ, दोनों क्लास से क्लास में करवाना थोड़ा सेट नहीं बैठता, क्योंकि पूरे दिन स्टूडियो बुक रहता है। रात को आप देखो 9 बजे तक क्लास लगती है, लास्ट ईयर साइंस की क्लास होती है। तो अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ही इमरजेंसी की आपका एग्जाम ही है, तो उसके लिए देखो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप राजस्थान जियोग्राफी का कोर्स ले लो। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको ये बात जो है वो सजेशन कर सकता हूँ। अभी एक बार मैं इतिहास ही पढ़ा पाऊंगा, उसके बाद अगर जो है अपने टाइम मिला फिर अपने वो राजस्थान की जियोग्राफी भी कर लेंगे, और टाइम मिला तो कल्चर भी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ज़्यादा कोर्स महंगा भी नहीं है, 199 रुपये का अगर पढ़ना चाहो, और कॉम्बो 351 का है, तो उसमें कल्चर भी है, सब कुछ ही है। तो किल ओरन की बात करें तो किल ओरन ने कहा कि कालिदास व भवभूति की क्या करता है, ये होड़ होड़ को मतलब कि रीस करे होगी, कई तो ताकतवर जो है वो शासक है। एक जानकारी और मिल गई, तब हमें लगा कि वास्तव में यार क्या राजा है। एक जानकारी जो हमें मिली वो क्या मिली, दिल्ली में एक स्तंभ लेख मिला लगा हुआ। स्तंभ लेख को मतलब समझो नहीं, लेख का मतलब कुछ भी लिखा हुआ, स्तंभ लेख का जो मतलब होता है मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, इस प्रकार से आपने देखा होगा, इस प्रकार से आपने देखा होगा। अब इसके ऊपर ये देखो शिलालेख होता है ऐसे, इस प्रकार से स्तंभ लेख इस प्रकार से लंबे जो है वो खड़े होते हैं। तो ये स्तंभ लेख, इस पे ये देखो लिखा हुआ ना कुछ लिपि में, तो ऐसे कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिला। तो वहां से हमें क्या जानकारी मिली, तो लिखो कि दिल्ली में लगे उस स्तंभ लेख का नाम है शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख। देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, राजा महाराजाओं में आप जितनी भी लगभग बातें पढ़ोगे ना, आपको भगवान शिव का नाम ज्यादा देखने को मिलेगा। जैसे हर्ष नाम से कहीं जाना जाएगा, कहीं एकलिंग जी के नाम से जाना जाएगा, और आज ये देख लो नाम शिवालिक शिव जो है उस हरि के लिए नाटक लिखा था, उसमें भी शिव का वर्णन है। तो लगभग आपको जो नाम मिलेगा भगवान शिव का मिलेगा। तो शिवालिक स्तंभ लेख में जानकारी जो मिलती है वो ये मिलती है कि इस व्यक्ति ने दिल्ली पर अधिकार किया। इस व्यक्ति ने, इस व्यक्ति को विष्णु का अवतार भी कहा जाता है, विष्णु का अवतार। तो विष्णु का जो अवतार कहा जाता है वो किस शिलालेख में, किस स्तंभ लेख में, तो याद रखना शिवालिक स्तंभ लेख। शिवालिक स्तंभ लेख में विग्रह राज को विष्णु का अवतार जो है वो कहा गया है। लिख लिया। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न नया, अगर प्रश्न आ जाए चौहान वंश का स्वर्ण काल किस शासक के समय। अब दो प्रश्न बनेंगे यहां, सुनना ध्यान से। चौहान वंश का स्वर्ण काल पूछे, चौहान वंश का स्वर्ण काल बताओ किस शासक के समय। अरे बोलो, विग्रह राज चतुर्थ के समय। चौहान वंश का स्वर्ण काल जो कहलाता है, चौहान वंश का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो विग्रह राज द्वितीय के समय। लेकिन कहां के चौहान गुरुजी, अजमेर के या सपादलक्ष यानी सांबर के। तो दोनों के, क्योंकि शाखा तो सपादलक्ष से चली है। अगर उसका आ जाए तो भी यही उत्तर करोगे, अगर अजमेर के चौहान आ जाए तो भी यही उत्तर करोगे। ठीक है, तो मैं आपको शुरू से लिख देता हूं ये, क्योंकि अजमेर तो आपको याद ही है, सपादलक्ष भी लिख देता हूं। तो सपादलक्ष के चौहानों का जो स्वर्ण काल माना जाता है वह विग्रह राज के समय ही माना जाता है। एक लास्ट लाइनों लिखना कि 1157 पर दिल्ली पर अधिकार किया, और मैंने बताया ना ये जानकारी कहां मिली, शिवालिक स्तंभ लेख पर, दिल्ली पर अधिकार किया। अरे बहुत बड़ी बात है दिल्ली पर अधिकार करना। दिल्ली शक्ति का केंद्र रहा है, शुरू से तो नहीं रहा, कभी उज्जैन भी रहा है, सॉरी कन्नौज भी रहा है कभी तो हर्षवर्धन के काल में, लेकिन दिल्ली एक शक्ति का केंद्र रहा है ये इस सन के आसपास। अगर हम बात करें जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक वगैरह आक्रमण कर रहे थे ना भारत पे उस समय, तो दिल्ली एक शक्ति का केंद्र है, और उस शक्ति के केंद्र पर लगभग 1157 की बात है भाई, 1157 में इसने पूरे दिल्ली पर जो है वो अधिकार कर लिया। और दिल्ली पर जिसका अधिकार हुआ तो भारत की कैपिटल आज दिल्ली है, समझ रहे हो बात की। तो उस समय जहां पर शक्ति का केंद्र होता था वो समझ लो कि उसके अंडर में आएंगे सारे। तो दिल्ली पर इसका अधिकार हुआ तो लगभग जितनी छोटी छोटी रियासतें थी वो सारी इसके अंडर में आ गई। ठीक है, तो ये एक दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक था राजस्थान का। तो याद रखना प्रश्न इंपॉर्टेंट है, दिल्ली पर अधिकार करने वाला शासक, करने वाला शासक।
दिल्ली पर अधिकार करने वाला राजा कौन था? विग्रहराज चतुर्थ। चलो लिखो, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ता चला और पढ़ता चला। उपाधि मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। कवि बांधव के नाम से विग्रहराज को जाना था, ये कवि था। ऐसे अगना जिसने हरकली नाटक लिखा वो कवि था। फिर लोर ने कहा कालिदास वो भगवती की ओर करता है। दिल्ली में लगे शिवालिक स्तंभ लेख में विष्णु का अवतार बताया, और इसी के अंदर बताया 11 पर दिल्ली पर अधिकार करने वाला चौहान शासक यही था। चौहान वंश का स्वर्णकाल जो है वो इसी के समय कहलाता है। अब हम बात करते हैं, अच्छा मुझे ये बताओ, अर्णोराज, अर्णोराज जो है उसको, अर्णोराज इसके पिता है। अर्णोराज को किसने हराया था? याद नहीं आ रहा? वो दोनों में लड़ाई हो गई थी, कुमारपाल चालुक्य और अर्णोराज के बीच वो युद्ध नहीं हो गया था? अरे कल बताई थी ना कहानी पूरी। तो कुमारपाल को भी इसने हराया था, कुमारपाल को भी हराया। किसने हराया था? विसल देव ने, विग्रहराज ने। कुमारपाल को हराएगा, मेरे वापा ना मारे तुम, रुक एक मिनट। तो इसको भी हराया था, ठीक है, ये बात भी याद रखना। ये याद याद कर लेना, लिखने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं अपने विग्रहराज चतुर्थ में आगे। आगे अगर आप बात करें तो इसकी कहानी में बताऊंगा ये क्या है इमारत अभी। उसके बाद की जो कहानी है वो आप नाटक लिखो। नाटक इसने, ये कवि था ना एक, तो इसने नाटक जो लिखा, नाटक लिखा विग्रहराज ने, उस नाटक का नाम है हरि केली नाटक। नाटक का जो नाम है वो क्या है? हरि केली, हरि केली नाटक। अब सुनो हरि केली नाटक की बात। हरि केली जो नाटक है वो संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। कौन सी भाषा में? और संस्कृत भाषा की शुरू में जो लिपि थी वो थी ब्राह्मी। वर्तमान में आप देवनागरी देखते हो। तो संस्कृत भाषा में इसके अंदर दो पात्र हैं, एक किरात है और एक अर्जुन है। ऐसा बताया जाता है किरात जो है वो भगवान, यानी किरात मतलब क्या होता है? शिकारी। ठीक है, ऐसे बताते हैं इसकी कहानी कि अर्जुन को प्राप्त करना था दिव्यास्त्र। तो इसके लिए इसने भगवान शिव की तपस्या की, और शिवजी परखने के लिए शिकारी के रूप में धरती पे आए। जब ये जहां तपस्या करे तो बटे भी करनो एक हिरण गुजारते, हिरण को गुजारा, और जैसे ही हिरण गुजरी तो इसकी तपस्या भंग होगी। इसने खड़ा हुआ और वो तीर निकाली और जोर से खींच के छोड़ दी, और वो तीर जैसे ही गई, इधर भगवान शिव जो किरात के भेष में था उसने तीर निकाली, शिकारी बनकर आया था, उसने तीर निकाली, और दोनों की तीर बराबर हिरण का बराबर मात्रा में लगी आगे। और जैसे लगी तो इन दोनों के बीच में युद्ध हो गया था। और भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं इससे यहाँ पर। कैसे? क्योंकि इसके जैसे तीर लगा तो अर्जुन ने कहा कि भाई ये तीर, जो तीर पहला मेरा लगा है, और ये जो हिरण है वो मेरी है, यानी इसकी मौत जो है, इसकी जो हत्या वो मैंने की, मेरे तीर से मराई। वो किरात के भेष में जो शिकारी भगवान शिव वो कहते हैं नहीं मेरी है, उसने कहा मेरी है, उसने कहा। तो इनके बीच में झगड़ा हो गया। तो ये बोले चलो दोनों युद्ध करते हैं, जो युद्ध जीता वो हिरण को ले जाएगा। अब बताते हैं इनके दोनों के बीच में जब है वो युद्ध शुरू हुआ, तो अर्जुन धनुर्धार, तो अर्जुन ने ऐसे ऊपर हाथ कर तीर निकाला ना, तो बताते हैं कि भगवान शिव ने उनका हाथ यहीं रोक दिया था। अर्जुन का हाथ यहीं पर रोका। तब अर्जुन ने कहा कि इस धरती पर मुझे हराने वाले 3 लोग ही हैं। तो 3 लोगों का नाम लिया, उसमें एक द्रोणाचार्य का नाम था, मेरे गुरु, वो तो हो नहीं सकते आप। तब उसने कहा आप शिव हो। और जैसे ये बात बोले तो भगवान शिव प्रकट हो गए कि वास्तव में, रियल में आप धनुर्धार और शक्ति हो, शक्तिशाली हो वास्तव में। तब वो आगे ऐसे कहानी आती है। तो इस नाटक के अंदर जो कहानी मिलती है वो किरात के भेष में कौन है? भगवान शिव है। याद रखना, किरात का जो रोल निभाया है वो शिव ने, और अर्जुन, इन दोनों के बीच में क्या है? इस कहानी में संवाद है। संवाद को मतलब समझो नहीं? हाँ, तो इन दोनों के मध्य क्या है? संवाद है। तो इस कहानी में इन दोनों के बीच में जो है वो क्या है? संवाद। चलो लिख लो इतना। तो हरि केली नाटक इस प्रकार से है। हरि केली जो नाटक है, हरि केली नाटक, इसकी कुछ पंक्तियां, हरि केली नाटक की कुछ पंक्तियां
कहाँ कहाँ लगी है तो देखो, इसकी कुछ पंक्तियां जो है वो लगी है, एक तो अढ़ाई दिन के झोपड़े पर, अढ़ाई दिन का झोपड़ा, एक तो अपने ये पढ़ेंगे। और कुछ पंक्तियां जो है वो लगी है ब्रिस्टल, ब्रिस्टन इंग्लैंड में। राजा राम मोहन राय की कबर पर। तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की जो है वो कबर पर जो है वो इसकी पंक्तियां जो है वो लगी है। ठीक है, ब्रिस्टल इंग्लैंड। अब देखो, राजा राम मोहन राय का रोल कहां सुना हुआ है आपने? सती प्रथा। राजस्थान में सती प्रथा पे जो सॉरी, भारत में सती प्रथा पे जो रोक लगाई थी, सती प्रथा, बताओ सती प्रथा पे रोक कब लगी? 1829। विलियम वेंटिंग, करो याद, विलियम वेंटिंग ने रोक लगाई थी, और इसका प्रयास जो सहयोग किया था वो राजा राम मोहन राय जी ने। तो सती प्रथा पे जो रोक लगी वो किन के प्रयासों से? राजा राम मोहन राय, और लगाई थी विलियम वेंटिंग ने। सती प्रथा की सर्वप्रथम जानकारी 510 का एक अभिलेख है जिसका नाम है एरन अभिलेख, भानुगुप्त के समय का है। तो वहां पर सती प्रथा की जो सर्वप्रथम जानकारी है वो मिलती है। ये 510 का है, 510 ईस्वी का। तो यहां पर सती प्रथा की जो जानकारी है वो मिलती है। देखो, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। राजस्थान में बूंदी रियासत में लगी थी सबसे पहले 1823 शायद 22, है ना? तो वहां पर जो है लगाई गई थी। तो याद रखना, सती प्रथा पे रोक 1829 में विलियम वेटिंग और राजा राम मोहन राय के पूरे भारत में बंद हो गई थी। ठीक है, इसके लिए जो है अब सती प्रथा पे जो है वो कानून खतरनाक है। सती का मतलब क्या होता है? पति की याद में, पति की याद क्या, पति की चिता में महिला को जला देते थे। ठीक है, अगर गुरुजी मान लो कोई पत्नी जिद कर लिया कि मैं तो कौन जलूंगा, मर गयो तो मर गयो, आपकी जान ले गयो, फिर क्यों है, फिर क्यों है? तो उसे, उसको ज्यादा प्रताड़ित नहीं करते थे, उसे प्रताड़ित एक तरह से करते थे, क्या, समाज निकाला करते थे। जैसे अब अपना जी हाँ होली को त्योहार हुआ है तो होली का दहन करते हैं, तो अपने सारे जाते हैं ना उसमें, तो उस वो नहीं भाग लेगी। सामाजिक कोई भी कार्यक्रम होगा वो भाग नहीं लेगी। तो उसको तरह एक तरह से समाज निकाला कर देते थे। और जैसे ही वो समाज निकाला हो तो उसका जीना क्या जीना, तो ऐसे करके वो मरे जैसी हो जाती थी। तो वो महिलाएं बेचारी करे क्या, तो फिर वो उस चिता के अंदर जो है वो जल जाती थी। तो ये परंपरा जो है अब नहीं है भारत के अंदर, राजस्थान में भी नहीं है, पहले थी। ठीक है, और राजस्थान में सती माता का मंदिर भी है, सती रासो ग्रंथ भी है। चलो दोनों बात लगाता हूँ, नोट, सती माता मंदिर कहाँ है? रानी सती राज कर है झुंझुनू रे माए, मारो श्याम वसै खाटू माए, खाटू श्याम का मंदिर सीकर। तो एक तो ये बात याद रखना। दूसरी, सती रासो ग्रंथ किसने लिखा? सती रासो ग्रंथ, तो ये लिखा सूर्यमल मिश्र जी, ये लिख लो। ठीक है, तो हरिकेली नाटक समझ में आ गया, संस्कृत भाषा में है, और किरात और अर्जुन के बीच में संवाद है। इसकी कुछ पंक्तियां ढाई दिन के झोपड़े पे, और कुछ है ब्रिस्टल इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की कबर पर। कर्नल जेम्स टोड भी कहां से आए थे? इंग्लैंड से। चलो अब अपने आगे बढ़े। तो देखो, अब बात करते हैं विग्रह राज की आगे। तो विग्रह राज के करो आपका साम्राज्य में बच्चों के पढ़ने के लिए इसने एक पाठशाला खोली, संस्कृत में ज्ञान दिया जाता, पाठशाला खोली। इस पाठशाला, ये संस्कृत पाठशाला थी कंठाभरण नाम से, संस्कृत
ये कहाँ पर है गुरुजी? अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर। तो संस्कृत कंठावरण पाठशाला जो है वो इन्होंने क्या है, स्थापित करवाई। लेकिन ऐसे सुनने को मिलता है कि मोहम्मद गोरी जब भारत पे आक्रमण करता है तो वो अपने कुछ दास को लेकर आया था भारत के अंदर। यानी मोहम्मद गोरी, गोरी का नाम सुना होगा। गोरी जब भारत पे आक्रमण करता है, अब ये कहानी जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूं। देखो, बनवा तो इसने दी, इसके काल में ये घटना नहीं हुई थी, ये पृथ्वीराज के बाद की घटना है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ेंगे तब के बाद, क्योंकि गोरी जब जैसे ही भारत पे राज करता है तो गोरी के साथ तीन दूत आते हैं, एक, दो और तीन। एक का नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे का नाम है ताजुद्दीन यलदोज, और तीसरे का नाम है नासिरुद्दीन कुबाचा। मैं तुम्हें त्राइन का, अभी तक तुमने दो युद्ध पढ़े, तीसरा भी बताऊंगा कैसे होता है वो, नासिरुद्दीन कुबाचा। इनमें से जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, इसने क्या किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि देखो इनका शुरू में एक उद्देश्य था कि राजस्थान के ऊपर या कहीं भी मतलब जहां आक्रमण करो जिस क्षेत्र पर, उनके एक तो मंदिर और स्कूलों को तोड़ो, ठीक है, क्योंकि वहां पर वो शिक्षा वगैरह ना प्राप्त करे। प्लस उनका तोड़ने का भी एक उद्देश्य था कि जो मंदिर वगैरह है उनको, हिंदू धर्म को नष्ट करना और एक बहुत बड़ा इस्लाम धर्म जो वो स्थापित करना। और यहाँ पर जो ग्रंथ वगैरह मिलते थे इनको वो जला देते थे। तभी तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि अपने राजस्थान के शासकों की जो पुराना पुराना समय था, जैसे बाद वालों को तो जानकारी खूब मिलती है, पुराने काल की जो जानकारी जब तक इन मुस्लिम आक्रमणकारियों के अंडर में थी, जो अरब तुर्क जैसे आक्रमण हो रहे थे, तब इतनी जानकारी मिलती नहीं है अपने राजस्थान इतिहास की। वो काल गोंड में चला गया, अप्रधान काल है वो, ठीक है, प्रधान काल नहीं माना जाता, उसमें इतनी जानकारी नहीं मिली। अब ऐसे थोड़ी उन राजाओं ने कुछ नहीं किया होगा। मैंने आपको वो दिखाया था, एक भैंस के तीन भैंसों को एक साथ खड़ा करके वो तीर निकाल सकते हैं अंदर से, तो मतलब ताकत तो थी उनमें। लेकिन जानकारी के जो साक्ष्य हैं वो पूर्ण रूप से मिल नहीं पाते हमें। अब घटना क्या हुई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने आक्रमण कर दिया और ये पाठशाला इसको तुड़वा दिया। और जैसी पाठशाला तुड़वाई, यहां पर इस प्रकार से ई टाइप, आप बाहर से जाओगे तो आपको ऐसे मिलेगी ये, और अंदर जाओगे ना इसके पीछे पूरा, जहां ये बनी हुई है अंदर ऐसे इस प्रकार से, तो इसके पीछे एक छोटा सा इतना मंदिर है, ठीक है। वो जो है वो है 2.5 दिन का चौपड़, इसे बोलते हैं। दिखाऊं? ये रहा, ये दिख रही है आपको, 3 3 6, ये एक बीच में बड़ा है। अब इसके अंदर आप जैसे जाओगे ना बाहर से, तो आपको लग रहा है कि कितना ही बड़ा है, अंदर खुला मैदान है और एक छोटा सा जो है वो खड़ी सी बन रही है, तो बस भाई है जो है, ठीक है। तो ये क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। अब मैं तुम्हें इसकी कहानी बताता हूँ कैसे बना, सुनो ध्यान से। देखो इसमें अलग अलग मत मिलते हैं, पहले तो अपने नाम लिखते हैं। इसका नाम क्या है? इसका नाम है 2.5 दिन का झोपड़ा। गुरुजी झोपड़ा में तो झोपड़ी सुन रही है, ये चेंज कैसे हो रहा है? ये चेंज इसलिए हो रहा है क्योंकि झोपड़ा भी होता है, ठीक है। 2.5 दिन के झोपड़े की अगर अपन बात करें तो इसका निर्माण पाठशाला को तोड़कर और किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये वही कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसने दिल्ली में कुतुब मीनार का जो है निर्माण करवाया था, नींव रखी थी कुतुब मीनार की। तो इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। अब सुनना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखो 2.5 दिन को झोपड़ा, अलग अलग मत मिलते हैं। कोई कहते हैं 2.5 दिन में बन के तैयार हुआ था, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, ये 16 खंभों का महल है, 16 खंभों का महल बताते हैं। और एक प्रश्न और याद रखना, राजस्थान की पहली मस्जिद, राजस्थान की प्रथम मस्जिद, बताओ राजस्थान की पहली मस्जिद? चेरामन जुमा मस्जिद। राजस्थान की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर में।
कहां पर है भाई? तो कंठाभरण पाठशाला तोड़ के बनाया, इसलिए अजमेर को बोलते हैं भारत का मक्का, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम जो है आपको बहुत देखने को मिलेंगे। भारत का जो मक्का है वो किसे कहा जाता है? अजमेर को। तो 16 खंभों का महल राजस्थान की प्रथम मस्जिद, और बताया जाता है कर्नल टोड कहता है, कर्नल जेम्स टोड कहता है कि मैंने इतनी प्राचीन और सुरक्षित इमारत आज तक नहीं देखी। प्राचीन वह सुरक्षित इमारत नहीं देखी, यानी इतनी प्राचीन होकर भी इतनी सुरक्षित है। देखो ये जो निर्मित है वो किन के द्वारा है? वो मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक, और ये तुर्क है। तो अब आक्रमणकारी जो मंदिर वगैरह तोड़ने का काम, अपने हिंदुओं ने ऐसे मंदिर वगैरह नहीं तोड़े, तोड़ने का काम किन का था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, इनका काम था ये तोड़ने का। तो अब इन्होंने ये इमारत बनवाई है, तो बताओ यहां पर कौन आक्रमण करेगा? कोई नहीं करेगा। जैसे मैं आपको एक राजस्थान में प्रश्न पूछता हूँ, राजस्थान का ऐसा दुर्ग बताओ जहां एक भी मुस्लिम आक्रमण नहीं हुआ, तो आप बोलोगे मैगजीन का किला। अब ही को नहीं हुआ, मैगजीन का किला अकबर ने बनवाया था। तो अब अकबर ने बनाया एकमात्र किला राजस्थान में जो मुसलमानों द्वारा निर्मित है, अकबर का किला या मैगजीन दुर्ग अजमेर में। तो अब उस पर कौन मुस्लिम आक्रमण करेगा? बनाया उन्होंने है। तो आपको घर आप कौन तोड़ के राजी है को नहीं? तो बात है। तो इसलिए कर्नल जेम्स टोड बोलता है कि यह राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे सुरक्षित इमारत है। तो ये प्रश्न आप जो है वो याद रखना, राजस्थान की सबसे प्राचीन और सुरक्षित इमारत यही है। बोलो इतनी बात समझ में आई? इसी के अंदर आगे और लिखो आप, इसका डिजाइन कार कौन था? इसका डिजाइन किसने तैयार किया? वास्तुकार। देखो वास्तुकार। तो 2.5 दिन के झोपड़े का नीचे लिखते चलना आप, वास्तुकार। मेरे पास तो जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं। तो अबू बकर, अबू अबू बकर। तो अबू बकर जो था वो 2.5 दिन के झोपड़े का क्या था भाई? वास्तुकार। अच्छा अब आपके तो सर क्या 2.5 दिन में बन के तैयार हुई थी? ये बात जॉन मार्शल बोलता है। जॉन मार्शल क्या बोलता है? जॉन मार्शल यह मस्जिद अढ़ाई दिन में तैयार हुई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? 2.5 दिन का झोपड़ा। लेकिन पर्सी ब्राउन ये बात बोलता है, नाम देखते हैं इनका, पर्सी ब्राउन। पर्सी ब्राउन ने जो कहा वो कहा कि यहां सॉरी एक मिनट, तो पंजाब शाह का इनका एक पीर है, पंजाब का शाह पीर, उनका उर्स 2.5 दिन चलता है, 2.5 दिन भरता है। उर्स को मतलब मेला, उर्स का मतलब क्या होता है? मेला। 2.5 दिन भरता है, इस कारण इसका नाम क्या रख दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। नहीं पंजाब में इनकी कोई पीर है, उनका जो मेला वो 2.5 दिन लगता है, उसके कारण इसका नाम क्या पड़ा? 2.5 दिन का झोपड़ा। ये बात कौन बोलते हैं? पर्सी ब्राउन। मेन पर्सन जो आएगा, राजस्थान की पहली मस्जिद जो है वो यही है। तो याद रखना कर्नल जोम्स ये कहता है कि राजस्थान की सबसे प्राचीन व सबसे सुरक्षित इमारत जो है वो है, इससे सुरक्षित इमारत मैंने आज तक नहीं देखी। तो प्राचीन तो बताता ही बताता है, और ये बात और कहता है कि इससे सुरक्षित इमारत जो है वो मैंने नहीं देखी। सुनो ध्यान, एक संस्कृत कंठाभरण पाठशाला निर्माण अजमेर में करवायो, फिर गोरी का दास कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको तोड़कर वहां 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया अजमेर में, और इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। इसके वास्तुकार कौन है बोलो? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है वास्तुकार जो है वो अबू बकर। 16 खंभों का महल कहते हैं, ये उपनाम में लिख लेना। राजस्थान की प्रथम मस्जिद कर्नल टोड, प्राचीन व सुरक्षित इमारत जो है वो कहता है कि है ये। जॉन मार्शल ने जो बात बोली है वो कहा है कि यह मस्जिद 2.5 दिन में बन के तैयार हुई थी, इसलिए नाम क्या रख दिया? 2.5 दिन का झोपड़ा। और पर्सी ब्राउन ने पंजाब का
जो उर्स बताया पंजाब के शाह पीर का उर्स, वो 2.5 दिन भरता है, ऐसे बोला, तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा। लिख लो जल्दी जल्दी। इसका शासनकाल 1158 से 1163 लिख लेना, लिखो। 1158 से 1163। अच्छा गुरु जी, आपने पूरा शासनकाल नहीं बताया फिर, तो देखो सुनो, एक मिनट सुन लो। अच्छा, अर्नोराज का जो शासनकाल है वो समाप्त होता है 1150, नहीं 55 में। ठीक है, 55 कर लेना उसको। और 55 फिर वो 3 साल इसका वो राज कर गया, कौन, अर्नोराज का बेटा जगदेव, से पितरहंता के नाम से जाना जाता है। चौहानों का पितरहंता कौन था, जगदेव। और फिर 58 में, 1158 में जो शुरू हो जाता है शासनकाल, वो विग्रह राज का। ठीक है, एक बार और सुन लो। अर्नोराज 55 तक शासन करके गया। 55 के बाद 3 साल जगदेव ने राज किया। इसका देखो बताते हैं, जो पिता को मारने वाला होता है उसका जो है वो इतिहास इतना बड़ा चढ़ा कर नहीं दिखाते हैं, उसका खत्म कर देते हैं इतिहास। गुरु जी अब कहोगे मालदेव ने भी गंगा की हत्या की थी, तो उसका इतिहास, उसका मत जो फिक्स आया नहीं कि वास्तव में मारा था उसने, इसका फिक्स आता है। ठीक है, तो कई कहते हैं कि वो दारू पी रखी थी, शराब के नशे में था, छत से गिर के मर गया था गंगा। वो मारवाड़ में पढ़ते हैं ना, राठौड़ों में। हाँ, तो अलग अलग बातें मिलती है। तो 1158 के अंदर याद रखना विग्रह शासक बंद था। तो अर्नोराज 1155 है, ठीक है। और 3 साल का था वो इतिहास, तो गिना नहीं जाता। अब लिखो भाई आगे दोस्त, अब तुम जो है वो आगे लिखो। इसके दरबारी कवि, दरबारी कवि, एक दरबारी कवि का नाम है सोमदेव। अभी तुम लिखना मत, 1 मिनट सुन लो ध्यान से। और दूसरे दरबारी कवि का नाम है नरपति नाले। नरपति नाले। दरबारी कवि कितने थे, 2। एक का नाम है सोमदेव, एक का नाम है नरपति नाले। सोमदेव ने लिखा ललित विग्रहराज, और नरपति नाले निहाल हो गया, और रासो लिख दियो इसने। रासो ये हो एक विशल देव रासो। तो विशल देव रासो के रचयिता कौन है, नरपति नाले। नरपति नाले। अब इसके अंदर सर क्या क्या जानकारी जो है वो मिलती है, आप पहले सबसे पहले लिखो ललित विग्रह राज की जानकारी। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया और आ सकता है प्रश्न, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें लिखो, देखो, इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी। इंद्रपुरी की राजकुमारी कौन है, देसल देवी। इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी। पहला नहीं थे सागे ना उतारा करो, पहला मेरे देख ले करो मैं कितों को लिखू ला रहा हूँ। पी के बाद 5 लाइनें करवा देता हूँ, उसके बाद पहले समझा करो फिर लिखा करो। ठीक है, तो इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी से क्या किया, विवाह मत लिख देना, प्रेम। तो इनके बीच जो दिखाया गया वो क्या दिखाया गया, प्रेम संबंध। इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी का प्रेम संबंध किस ग्रंथ में, ललित विग्रह राज। ललित विग्रह राज में सोमदेव लिखता है कि मेरो जो मालिक है, क्या नाम है, विग्रह राज, वो इंद्रपुरी की राजकुमारी पर मोहित हो गए और इन दोनों के बीच में प्रेम चाल गया। छोटो प्रेम की कहानी बाद में, मैं कौन बताऊं, रो रोगे मर जाओ तो ही कौन बताऊं। अब जो बात करें विशल देव रासो, ई में एक रासो लिखियो, ई में भी प्रेम की कहानी है, लेकिन इसमें क्या है तो लिखो इसके अंदर। एक परमार राजा बताया था मैंने, भोज।
तो भोज की बेटी राजमती, भोज की बेटी कौन ही? राजमती। तो बी को प्रेम बताए डोई में, तो लिखो परमार शासक भोज, और भोज की पुत्री का नाम क्या था? राजमती का प्रेम संबंध बताया गया। राजमती वह किसका? विग्रह, इन दोनों में विग्रह राज का नाम आएगा। इन दोनों को बताया कि के प्रेम हो। वाओ, रोज फेसबुक पर फोटो डालता खींच खींच के। लेकिन 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 इसमें एक जानकारी और मिलती है कि इसने उड़ीसा पर आक्रमण किया और उड़ीसा को जीता था। इस ग्रंथ में मिलती है जानकारी। एक तो ये जानकारी मिलती है, दूसरी इस प्रकार से अपना भारत दक्षिणतम और यहां पर उड़ीसा, और ऐसे उल्लेख मिलता है कि इसने उड़ीसा को भी जीता था। और दूसरी जो जानकारी है वो किसकी है? उड़ीसा विजय की। उड़ीसा को भी जीता था किसने? विग्रहराज। तो लिख लेना ये बात, उड़ीसा विजय की जानकारी जो है वो भी इसके अंदर मिलती है। लिया। विग्रहराज ने धर्मघोष के कहने पर, एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है? धर्मघोष। तो बताते हैं कि धर्मघोष के कहने पर पशु हत्या पर रोक लगाई थी। एक बात, धर्मघोष के कहने पर इसने किस पर रोक लगाई थी? पशु हत्या पर। वो पढ़ा था अपनों ने उसमें अर्णोराज में, देवबोध और धर्मघोष, याद आ रहा है? अर्णोराज के दरबारी कभी पढ़े थे ना, देवबोध धर्मघोष, ये वही धर्मघोष है। इसके कहने पर इसने क्या कर दिया था? पशु हत्या पर रोक लगाई। अब बताओ, इसके दो बेटे थे, किसके? विग्रहराज के। चलो इसकी कहानियां मैं तुम्हें, अब आगे नया राजा आएगा उसकी कहानी समझाता हूँ कैसे आया वो राजा। बोलो इतनी समझ में आया? अरे सिंपल सा, इसकी देखो तीन चार बातें याद है। पहलो काम किया है, इसके उपनाम है कालिदास और बहुभूति की ओड करते हैं, कवि बांधव कटिबंधु कहते हैं। एक तो नाटक लिखा, बोलो कौन सा? हरि के लिए, संस्कृत भाषा में। और एक पाठशाला बनवाई, पाठशाला का नाम संस्कृत पाठशाला, जिसको तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या बनाया? 2.5 दिन का झोपड़ा। उसका वास्तुकार याद रखना, अबू बकर, अबू बकर। और तीसरी बात अगर आप देखा, तीसरी बात देखें तो इसके दरबारी के भी, एक सोमदेव, एक नरपति नाले। अच्छा एक बात और याद रखना, आपने राजस्थान में एक नदी बेवा ई टाइप, ठीक है, और इस नदी का नाम है बनास, और बनास नदी पर इसने एक बांध बनवाया जिसका नाम है बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है? बिसलपुर बांध। बिसलपुर जो स्थान है वो राजस्थान के वर्तमान में 2 जिलों के अंदर है, केकड़ी और टोंक। केकड़ी और टोंक के अंदर जो है वो बिसलपुर है। पहले बिसलपुर को अकेले टोंक में पढ़ते थे, लेकिन अब केकड़ी पढ़ना। अगर हम बात करें बिसलपुर बांध की, तो ये किस नदी पर है? बनास पर। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। बिसलपुर एक परियोजना भी है, राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना है ये, पेयजल परियोजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की सबसे बड़ी जो पेयजल परियोजना है वो याद रखिएगा आप, बिशलपुर परियोजना। और कहां पर है? केकड़ी और टोंक में। ज्यादा इसका जो प्रभाव देखने को मिलेगा वो टोंक, केकड़ी की एक तहसील के अंदर ही है, छोटी सी, ठीक है, लिख लो। तो इसने बनास नदी पर बिशलपुर बांध बनवाया।
इसने कौन से बांध का निर्माण करवाया? बिसलपुर। हम्म। हाँ, वो विग्रहराज चतुर्थ को बनाया। और एक बात बताऊं इसमें क्या बड़ी बात है, और राजस्थान को हिस्सों बांध है जिनमें अधिक गुरुत्वाकर्षण है और कंक्रीट से बना हुआ बांध है ये। ठीक है जी हाँ। आप अब भाखड़ा नागल बांध पड़ा ना, भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश में, जो कंक्रीट से निर्मित बांध है। राजस्थान को सारों बड़ो बांध जो है कंक्रीट से निर्मित। ठीक है। हाँ, और बिल्कुल सीधा खड़ा है, वरना बांध ऐसे ऐसे बनाए जाते हैं। और वो बांध जो बिल्कुल सीधा खड़ा है, क्यों? उसमें ताकत है। और बाकी बांध कोई छोटी मोटी चीज मत समझो। एक बांध टूटने पर एक नगर की समाप्ति कर सकता है, इतना पानी हो बांध में रोकड़ो है को नहीं। तो वो बात, पानी को रोकने से हाथों रोक लो या पानी नहीं है, रुक जा भाई, नहीं रोक सकते। तो बांध दिया जो रोक सकता है। अब पानी को रोकने का मतलब ये है कि इतनी ताकत होगी बांध में। चलो, अब सुनो तुम इतिहास, फिर समझोगे कहानी पूरी क्या हुई है। अभी हमने जो राजा पढ़ा उसका नाम क्या था? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज के दो बेटे थे। कितने बेटे? दो। एक का नाम है अमर गांगे। अमर गांगे। एक का नाम था नागार्जुन। चलो आप मुझे एक बात ये बताओ कि विग्रहराज किसका बेटा था? वेरी गुड। अर्नो राज चौहान। अर्नो राज चौहान की हत्या किसने की थी? तो जगदेव भी इसी का बेटा था। अरे मानते हो आप जगदेव भी इसी का बेटा था? तो जगदेव का एक बेटा था जिसका नाम था पृथ्वीराज द्वितीय। अब सुनना कहानी पूरी की पूरी। पृथ्वीराज द्वितीय। अब थाना ठाए जगदेव जो है वो कांचन देवी का बेटा नहीं था। नहीं था, पता है आपको ये? सुधवा का बेटा था जगदेव। तो जगदेव मुद्दो बनाए पापो तो नहीं मम्मी ले आयो। तो बाप के भर दिया घुसंड और बाप की मौत हो गई। पिता को मारने वाला पितरंता, वो तो पितरंता है। इसका बेटा था पृथ्वीराज द्वितीय और विग्रहराज, ये दोनों भाई हैं। विग्रहराज का बेटा था अमरगांग, नागार्जुन। नागार्जुन छोटो ही हो। अब मेन बात जो आएगी वो ये आएगी, अब राजा अमरगांग बनेगा या पृथ्वीराज? मेन बात ये आएगी क्योंकि दोनों ही बड़े बड़े, दोनों भाई एक जैसा है और दोनों ही बेटा बड़ा है। तो अब राजा कौन बनेगा? अब मेन बात जो आई वो इस पे आई। तब बताया जाता है कि अमरगांग और पृथ्वीराज के बीच में युद्ध होता है, जिसके अंदर अमरगांग युद्ध करते हुए मारा जाता है। अमरगांग मारा गया, मारा गया, अमरगांग मारा गया। अब बताओ नया शासक कौन बनेगा? पृथ्वीराज से। पृथ्वीराज द्वितीय का नाम याद रखना कि विग्रहराज चतुर्थ के बाद, विग्रहराज चतुर्थ के बाद जो शासक बना था वो कौन बना था? पृथ्वीराज द्वितीय। किसको इसने मारा था पृथ्वीराज ने? अमरगांग। अब पृथ्वीराज के बाद जो नया शासक बना वो इन्हीं का भाई, इन्हीं का भाई जिसका नाम क्या था? सोमेश्वर। और सोमेश्वर कांचन देवी की संतान थी। सोमेश्वर किसकी संतान थी? कांचन देवी। तो यह बताया जाता है कि सोमेश्वर शासक बनता है। सोमेश्वर दिल्ली गद्दी पर बैठी हो गई। सोमेश्वर ने प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। प्रताप लंकेश्वर की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? हाँ, पृथ्वीराज सेकंड के बाद चाचो, चाचा को नाम क्यों? सोमेश्वर। सोमेश्वर पढ़ो। तुम्हें कहानी पूरी याद है या नहीं? अरे अर्नो राज के चार बेटे, अर्नो राज के चार बेटे, जिसमें क्या क्या नाम आता है? विग्रहराज, और विग्रहराज के बाद सोमेश्वर, और सोमेश्वर के बाद जगदेव, और जगदेव के बाद अपर गांगे।
ठीक है। हाँ, अलग अलग अमर गांगे और अपर गांगे। वो अपर गांगे, ये अमर गांगे। अरे समझ में आ गई क्या तुम्हारी? एक बार और बताऊं? आ गई नहीं? तो देखो, अर्नोराज चालू अपनो इतिहास। अर्नोराज के 4 बेटे थे। उसमें विग्रहराज था, जगदेव था, सोमेश्वर था और अपर गांगे था। ये 4 बेटे थे। ठीक है। फिर नया शासक कौन बना गद्दी पर? विग्रहराज, इसका बेटा। क्योंकि जगदेव को तो जगदेव ने इसको मार दिया। जगदेव ने बता दें थोड़ा सा समय शासन किया था बाद में। फिर शासन किसने किया? विग्रहराज ने। विग्रहराज ने जैसे ही गद्दी संभाली, अब विग्रहराज जो है वो कहेगा कि मेरा बेटा राजा बनेगा जिसका नाम है अमरगांगे। अब बेटा तो जगदेव का भी है, तो जगदेव ने इसने पृथ्वीराज ने कहा शासक मैं बनूंगा। तो इन दोनों के बीच युद्ध हुआ। इसमें अमरगांगे मारा गया। अमरगांगा मारा गया तो राजा कौन बना? अब पृथ्वीराज के बाद चाचू आयो कौन? सोमेश्वर का मन देवगति। तो सोमेश्वर, सोमेश्वर को क्या उपाधि जाती है? प्रताप लंकेश्वर। अब सुनने आई कहानी? अब सुनो, ये है अपना राजस्थान, और राजस्थान में इधर है दिल्ली। क्या है भाई? दिल्ली। दिल्ली का जो शासक था उसका नाम था अनंगपाल तोमर। अनंगपाल तोमर की एक बेटी जी, वो नाम हो कर्पूरी देवी। क्या नाम था? तो कर्पूरी देवी का जो विवाह है, की बारात गई अपने सोमेश्वर की गठे दिल्ली, क्योंकि तोमरों का राज था दिल्ली पर पहले। तब बताते हैं तोमर वंश ने राज कहाँ किया था। अगर प्रश्न पूछे तो दिल्ली करती हो। ठीक है। अब देखो ये गुरु जी, अपर गांगे या अमर गांगे से नाम हो सकता है क्या? तोमर और तवर वंश भी हो सकता है। तवर वंश राजपूत थे, रामदेव जी पढ़ते हैं ना, तवर वंश ये राजपूत थे। तो इतना कोई बड़ा कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, पहले चलते थे ऐसे। इसकी पत्नी का नाम बताओ। कर्पूरी देवी। और कर्पूरी देवी की संतान से इसका एक बेटा, इसका नाम क्या रहा है? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान 2 तो हो गया, ये कौन सा है? तीसरा। ये पृथ्वीराज चौहान तीसरा है। और पृथ्वीराज तृतीय का जन्म 1/1/1166 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1166 में। ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट है। बाकी कल पढ़े। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद आज के लिए। बाकी आप सभी साथी जो है इसको अच्छी तरह से एक बार रिवीजन करना। देखो मेन बात है कि बार बार अभ्यास करते रहो, बार बार रिवीजन करते रहो। इतिहास है, समझने पर ही समझ आएगा, ऐसे नहीं आएगा। कहीं तुम कहीं ध्यान हो रहा है और तुम्हारा ये देख रहे हो, फिर समझ नहीं आएगा। इसको एकांतवास में बढ़िया तरीका देखोगा, जब समझ में आएगा। ठीक है। आज के लिए जय हिंद। मिलते हैं अपने अगली क्लास में।